हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये थे कि जैसे ही मेरे 150 सब्सक्राइबर होते हैं मैं आईईडी की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की वीडियो डाली थी वो अभी आधी वीडियो थी। मैं 80 क्वेश्चंस दूंगा पर सब्जेक्ट के, तो अभी उसमें 40 क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस आज मैं दूंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी कल अपलोड हो जाएगी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। तो आपने उस वीडियो को प्यार दिया है, जितना भी प्यार दिया है मेरे को वो नहीं है, मेरे को 150 सब्सक्राइबर का था, आपने करा है तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आईईडी, मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ आज। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट में दोनों वीडियो बनाऊंगा। 80 क्वेश्चंस मेरे को आपको देने हैं, ठीक है। तो आज जो 40 क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, कैसे कब क्या होना है उसके बारे में समझेंगे, कौन से ईयर में कौन सा प्लान लगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप भी प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और ये मेरी गारंटी है कि अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो देख ली तो वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि एमसीक्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी उसकी जाएगी अगर ये वाली वीडियोस उसने मेरी वीडियोस के साथ वो गया तो वेट कीजिए और पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब हम पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि जब भी हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिया ने डेवलप करना कब शुरू करा, जब वो इंडिया बना। और इंडिया कब बना, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब 1947 में हमारी आजादी हुई थी तो हमारी सिचुएशन बड़ी खराब थी। हम एक तो अंडर डेवलपमेंट थे, एक हमारी इकोनॉमी बड़ी लो थी, ठीक है। इनकम कम थी, लेवल ऑफ रिसोर्सेज कम थे। हम रिसोर्स मतलब हम ज्यादा वो नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हम ज्यादातर हमारा किस पे फोकस था, एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड थे, प्राइमरी सेक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी में बता दिए बात में। तो देखते हैं, अब आगे चलते हैं, मजा आएगा, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की शाम को जब इंडिपेंडेंस मिल गई हमें, तो उस टाइम हमारी सिचुएशन कैसी थी। तो कैसी थी हमारी सिचुएशन, एक तो अंडर डेवलपमेंट थी और एक स्टेजेंट थी। स्टेजेंट मतलब होता है कि लो लेवल ऑफ इनकम, लोगों की इनकम बहुत कम थी, उसको बोलते हैं स्टेजेंट। तो ये दो चीजें, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास जब ये वाला क्वेश्चन आएगा कि अंडर डेवलपमेंट एंड स्टेजेंट, ठीक है। दोनों अलग अलग में होगा। थर्ड ऑप्शन आपका कुछ भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, या जो भी ये वाला जहां पे भी होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। फिर है दूसरा, फार्मिंग विच फोकस ऑन द बेसिक नीड ऑफ फैमिली कॉल्ड। फार्मिंग जहाँ पे आपको बिल्कुल फोकस नीड होती है, बेसिक नीड होती है फैमिली की, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेंस फार्मिंग, कि हम उसी पे ही डिपेंड हैं, इसके अलावा हमारा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूस कैनल। सूस कैनल जो हमारी कैनल खुली थी वो कहाँ पे लॉन्च हुई, तो वो कब लॉन्च हुई, सॉरी वो लॉन्च हुई 1869 में, ओके। तो सूस कैनल कहाँ पे कब लॉन्च हुई, 1869 में। आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कहाँ लॉन्च हुई, कैसे हुई, क्योंकि ये फ्रेंच की एक कैनल थी, ठीक है। बस इसका जिक्र हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिलेट करता है, तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन। आप सबको पता है कि जब हम किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम आज भी डिपेंड है। मैक्सिमम लोग आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर पे ही हैं। तो उस टाइम हमारे देश में ज्यादातर सेक्टर पे कौन से पे काम करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक है। तो आपको आंखें बंद करके एग्रीकल्चर सेक्टर लगा देना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ, कौन से साल में इंडिया में रेलवे को लॉन्च किया गया। रेलवे जो हमारी कंट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, एक दूसरे को, एक कंट्री से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर को लिंक करती है, वो हमारी कंट्री में कब आई, तो वो कंट्री में आई हमारी 1853 में हमारे देश में लॉन्च हो गई थी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च। 5 ईयर प्लान, जब भी हमारी एक इकोनॉमी बनती है तो 5 साल की इकोनॉमी, 5 साल को हम लेके चलते हैं कि 5 साल में हमें कहाँ खड़े होना है। इलेक्शन वगैरह कुछ भी होते हैं वो 5 साल के ही होते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, 1951 में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं दूसरी जो सी मैं वीडियो बनाऊंगा 5 ईयर प्लान के बारे में। अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो कब लॉन्च हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द बॉडीज वाज एंगेज्ड। कौन सी बॉडी है जो एंगेज्ड होती है फॉर्म करने के लिए 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान
मैं चलो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ 5 ईयर प्लान का, कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो एक चीज को फोकस करती है कि हमारे को इस साल ये वाला काम करना है, तो उसको हम बोलते हैं, और उस साल से लेके वो एक टारगेट सेट करते हैं 5 साल में हमारे को, अब हम यहाँ पे हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट्स टू गो, ठीक है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, उसके हिसाब से वो प्लान्स बनाते हैं। तो वो जो प्लान बनाते हैं तो वो कौन सी कमीशन बनाती है, तो वो बनाती है हमारी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन हमारी 5 ईयर प्लान बनाती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड, कब हमारी प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुई, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन हमारी कब स्टेब्लिश हुई, तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना 1951 में, तो ये तो है नहीं कि आज बनाया तो हम आज इंप्लीमेंट कर देंगे 5 ईयर प्लान। अगर 1951 में हमारे 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग हुई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में आया था, तो इसकी प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुआ था हमारा 1950 में। प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हो गया, उसके मेंबर चुने गए, फिर उसके बाद उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी, तो 1950 में हमारा 5 ईयर प्लान को 5 ईयर प्लान का प्लानिंग कमीशन बना दिया गया था, स्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर क्या है, डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड अंडर, जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, डायरेक्टिव प्लानिंग मतलब एक डायरेक्शन देना किसी भी चीज को, वो किसको हम सोच कर, किसको मद्देनजर रख के करते हैं, वो हम करते हैं डायरेक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जो हमारे को, कैपिटलिस्ट मतलब जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, मतलब बिजनेस को उठाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो इकोनॉमी होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करते थे, डायरेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ती थी। डायरेक्टिव प्लानिंग मतलब उसको लेके ध्यान में रखते हुए काम करना था कि हमारे को कैसे बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, वो कब से कब तक लगा, जब फर्स्ट हमारा 1951 से लेके 1951 से लेके 1956 तक लगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो सेकंड हमारा लगेगा 1956 से लेके 61 तक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 10th क्वेश्चन। फिर उससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी इशू होगा अगर किसी भी बच्चे को, तो मेरे इंस्टाग्राम को मैंने डाल रखा है लिंक में, आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, उस चीज का रिप्लाई करूंगा मैं आपको। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। कौन सा प्लान था जो लास्ट 5 ईयर, मतलब कौन सा हमारा लास्ट, पिछला जो अभी हम 13th प्लान पे चल रहे हैं, तो लास्ट कौन सा था हमारा, लास्ट था 12th, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान पे थे हम, 12th 5 ईयर प्लान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेंट विद द सिचुएशन ऑफ, जो नेचुरल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो किस रेट से हमारा, हम किस सिचुएशन में है इस टाइम, हम फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पे है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबने, कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट जोन आता है हमारा, जहाँ पे हम रोजगार दे सकते हैं सबको, जितनी हमारी इनकम है उतना हम रोजगार दे सकते हैं, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन हमारी करती है, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब हम बढ़ाते हैं तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करता है। अब हम यहाँ से इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, जो हमारा 13th क्वेश्चन है लिस्ट में, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में, न्यू बेस ईयर। अब मैं बताता हूँ बेस ईयर, सबसे पहले बेस ईयर जान लेते हैं क्या होता है। जब भी हम अपनी नेशनल इनकम को काउंट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हम कितना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, तो हम एक बेस ईयर लेते हैं, ठीक है। और उस बेस ईयर को हम इस हिसाब से लेते हैं कि ना तो उस बेस ईयर में उस साल ना तो कोई ट्रेजेडी आई हो, हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहे हो, ना कोई रिसेशन आया हो किसी भी सेशन में। तो जो इससे पहले, आज से पहले जो हम बेस ईयर लेते थे, वो हम बेस ईयर लेते थे 2002 और 3 हम बेस ईयर को लेते थे। बट अब नाउ हम आज की डेट में जो बेस ईयर काउंट करते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, वो है हमारा 2011 और 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2011 और 12 ध्यान रखना इसको, इस बेस ईयर को, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओइंग टू एग्रीन को जब हम ओ करा हमने एग्रीन को, तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर आया, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, हमारी एग्रीन को एडेप्ट करने के बाद वो राइज हुई, वो बढ़ी। अब एग्रीन क्या होता है वो देखिए, जो हमारा 16 क्वेश्चन है यहाँ पे, कि एग्रीन रिफॉर्म्स रिफर्स टू, एग्रीन किसको डिनोट करता है, तो एग्रीन किसको डिनोट करता है, टेक्निकल रिफॉर्म को। जो ट्रैक्टर वगैरह हमने खेतों में लगाने शुरू करे वो टेक्निकल है,
ओके, तो एक तो हमने टेक्निकल रिफॉर्म को करा इससे एडॉप्ट, और लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, लैंड को कैसे हमने स्टेब्लिश करना है, थिंकिंग, केमिकल्स वगैरह ये सब किसके अंदर आते थे, एग्रीन के अंदर आते थे। तो एक तो वो राइस हुई, और इसका मतलब क्या था, टेक्निकल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, ये दो सेक्टर आते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, प्रेजेंटली कितने परसेंट लोग डिपेंड करते हैं आज भी फार्मिंग पे, कितने परसेंट लोग आज भी डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे, तो कितने परसेंट लोग काम डिपेंड करते हैं, मोर देन 50%, आज भी हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। मैं आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, मैंने उसका आंसर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी फोकस ऑन, जो हमारी प्राइस को सपोर्ट करती है वो किस चीज को हम फोकस करते हैं, किस चीज पे फोकस करके वो पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ फार्मिंग। सपोज कीजिए किसान ने खेत में काम करा, उसने गेहूं उगा ली, और गेहूं उगने से पहले तेज बारिश हुई, गेहूं नाश हो गई, ठीक है। बट अगर उसने ये वाली पॉलिसी ले रखी होगी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी ले रखी होगी, तो उसको पैसा मिल जाएगा, पॉलिसी वो इंश्योरेंस टाइप में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ फार्मिंग, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ड्राइवन लार्जली बाय कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, तो मैंने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस बताया है। पब्लिक सेक्टर होता है जो सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं हम, जो लोग समाज कल्याण के लिए जो काम करते हैं, जैसे बस है, अगर आप प्राइवेट बस में जाएंगे तो वो ज्यादा पैसे लेगा, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे वो गवर्नमेंट की बस होगी, बट उसमें पैसा कम होगा। ट्रेन है, ट्रेन क्या है, एक गवर्नमेंट का सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, तो उसमें भी कम पैसा लगेगा, तो इसका आंसर आपका सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर क्या, पब्लिक सेक्टर क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर करता है, और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन करता है, ओके। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ने, जो हमारी 1956 जो से हमारी सेकंड पॉलिसी आई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, वो किस पे बेस्ड था, वो था हमारा पब्लिक सेक्टर पे। वो क्यों था पब्लिक सेक्टर पे, कि हमारे को उस टाइम सोशल, मतलब हमारे को वेलफेयर चाहिए था लोगों का, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961 पे लगा था जोन सा, उसके जो सबसे बड़ी कैटेगरी थी वो उसकी जो थीम थी वो थी पब्लिक सेक्टर पे बिल्कुल फोकस करके उन्होंने वो वाला काम किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसएसआई रिफर्स टू क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जितने भी लोग थे, अब ऐसे भी नहीं थे ना कि लोग बाग कि कितने भी पैसे थे उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप इंडस्ट्री लगाइए। अब थोड़ा सा हम इस वाले टॉपिक के ऊपर बहुत बात कर लेते हैं कि एसएसआई क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। गवर्नमेंट ने कहा कि सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बड़े लेवल की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बट कम पैसा सबके पास है, तो वो कम पैसे में लगाए, तो एक तो वहां पे इंडस्ट्री लग गई। अब इंडस्ट्री लग जाएगी, इंडस्ट्री अगर लग गई तो वहां के आसपास के लेबर भी आ जाएंगे काम करने के लिए, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अपने आप को रोजगार दे पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन द पीरियड ऑफ 1951 टू 1990 फोकस ऑन। जो हमारा 1951 जो हमारा फर्स्ट ईयर प्लान बना, उससे लेके 1990 तक हमने किस चीज पे फोकस करा, 1990 तक हमने क्यों करा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसने नहीं करा नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। मैं किसी को फेल नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी, और अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे एमसीक्यूज जितने भी मैं बता रहा हूँ, मैंने एक टॉपिक को छाट के एमसीक्यूज निकालने, बहुत मेहनत करी है मैंने। आपको तो सिर्फ लग रहा है कि लिखे हुए हैं, बट मैंने बहुत मेहनत करी है। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी है 1951 से लेकर 1990 तक की, तो वो किस चीज पे फोकस थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, और लीडिंग रोल इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इंपोर्ट मतलब जितने भी हम सामान बाहर से मंगा सकते हैं, बाहर से मंगाएंगे तो डेवलप करेंगे सोसाइटी को हम, क्योंकि हम बना नहीं पाते थे अभी, तो हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हम जो इंपोर्ट करते थे उसका सब्स्टिट्यूशन देखना। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, सॉरी वो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मैं कुछ
इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है एक चीज की जगह दूसरी जगह लगाना, तो एक चीज की जगह दूसरी चीज पे फोकस करना। जैसे हमारे पास पेन है, पेन की जगह मैं किसी और चीज से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। पहले हम किससे करते थे, इंक से लिखते थे ना, इंक वो वाली इंक वाले पेन से। तो फिर अब पेन आने शुरू हुए तो वो उसका सब्स्टिट्यूशन निकाला, वो कॉस्टली पड़ता था, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। हम पहले टेलीफोन था वो वाला, उसका हमने सब्स्टिट्यूशन निकाला मोबाइल फोन। ऐसे ही हम जो बाहर से सामान मंगाते थे उसका हमने सब्स्टिट्यूशन निकालना था इंडिया के अंदर। तो हमारा मेन फोकस वो वाला था। और दूसरा फोकस था हमारा लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जितने भी हमारी ये जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, ये इनका रोल बड़ा हो जाए, ये ज्यादा काम करें अपने इंडस्ट्री में। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा गवर्नमेंट ने लगाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया लगाने के लिए, तो उसके बाद लोगों ने क्या करा, टैक्स से बचने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी, टैक्स में भी सेविंग दी, जिससे लोगों को रोजगार बढ़े। तो लोगों ने कहा कि हम इसमें काम जोड़ते अपना, हम बड़े लेवल की इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बताएंगे और हम अपना काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट डिसाइड कर दी, कितने करोड़ रुपए आपको लगा सकते हो। तो वो कितने करोड़ थे, वो 5 करोड़ थे। 5 करोड़ की लिमिट कर दी। अगर 5 करोड़ रुपए से भी 1 रुपया भी ज्यादा हो जाएगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं रहेगी, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी वाज टू। आप वो क्यों लगाया गया, हमारा बेसिक आइडिया क्या था इंडस्ट्री लगाने का, वो था इंकरेज करना इंडस्ट्री सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को। जितना भी हमारा बैकवर्ड सेक्शन है उसको हमारे को उठाने के लिए। देखो, एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, उन लोगों को उस जगह को डेवलप करना जहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर का नामो निशान नहीं था, वहां पे उन लोगों को एनकरेज करना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर नॉट एक्सपेक्टेड प्रायर टू इंडिपेंडेंस। हमारी जब हमने क्या नाम है आजादी के बाद हमने सबसे पहले हमने कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दी, तो हमने इंजीनियरिंग गुड्स, जितने हमारे इंजीनियरिंग गुड्स थे उसको प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि इंजीनियरिंग कौन करता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग इतने वीक हुआ करते थे, सारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते थे, सारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड करते थे। तो हमने जितने भी इंजीनियरिंग गुड्स थे उस पर डिपेंड नहीं रहे हम, तो इसलिए हमने उस सेक्टर को छोड़ दिया। ठीक है। फिर हम कौन सी चीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नोटेबल एक्सपोर्टिंग कंट्री। हम कौन सी चीजों पे नोटेबल थे, हम दे सकते थे, तो वो थे हम जेम्स एंड ज्वेलरी, जो हमारे पास सोना बहुत था तो हम उन चीजों का एक्सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है। तो ये हमने अब तक 25 क्वेश्चन देखे हैं, 15 क्वेश्चन आर लेफ्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखिए आप। तो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद जो हमारा 26 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं, 26 क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया इन ट्रेडिंग। इन ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, इंडिया ट्रेडिंग के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, जिससे इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता रहता है, तो वो है हमारा यूनाइटेड स्टेट और यूएस जो होता है, यूएस है जो, उसको यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, तो यूएस के साथ हम सबसे बड़े पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया का कितना शेयर है वर्ल्ड, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है अपना इंडिया जो वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 2% है आज की डेट में। आज हम 2% कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिर क्या है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी क्या, किस चीज पे करती है, किस चीज पे हम रिलीव करते हैं। ठीक है। तो इंडिया इंपोर्ट लुकिंग स्ट्रेटेजी हमारी करती है, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी हमारी करती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। मैंने अभी ये वाली टर्म समझाया था आपको 2-3 क्वेश्चंस पहले, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसी पे ही हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं कि हम अपने अंदर ही सामान देखते हैं तो हमारे को एक्सपोर्ट कम से कम करना पड़ता है, जिससे हमारी करेंसी ज्यादा बाहर जाए इंडिया से। द स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, वो स्ट्रेटेजी कौन सी है जो फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक फॉल इन द परसेंटेज। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा करते हैं, एक्सपोर्ट को अपने, हम कहते हैं हमारा सामान लो तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी। हम वो स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30th क्वेश्चन है हमारा जो, वो है स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग
वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है और वो करती है मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो सी हमारे को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करती है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में भी। तो उस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हम आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, कि हम आगे का सोच के हम जो से स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं हम आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, जो से हमारे को प्रमोट करने में हेल्प करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट फ्रॉम दिस वीडियो। हम वो वाली वीडियो वो करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31st क्वेश्चन है जो हमारा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब बने, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हमारी बनी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब बनी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हमने चेंज करा अपनी इकोनॉमी को, जैसे हम चलते आ रहे थे हमने उसके बाद कैसे चेंज करा, रेवोल्यूशन कब आई, तो वो हमने चेंज करा 1991 में। इससे पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कि जब हम डिपेंड करते थे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पे, हम जैसे चलते आ रहे थे, हमने 5 ईयर प्लान बनाया, हम चल रहे हैं, गवर्नमेंट का बड़ा होल्ड था हमारे ऊपर, हम सारे जितने भी सेक्टर थे, जितने भी इंडस्ट्री लगती थी उसको हमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। फिर क्या करा गवर्नमेंट ने, सोचा कि हम क्या करते हैं, इन लोगों को फ्री हैंड कर देते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री खुद लगाएं, खुद काम करें, सब कुछ करें, बस हमें टैक्स दें। तो इसलिए हमने चेंज करा है LQP, लाइसेंस कोटा परमिट से जिससे हम चल रहे थे उसको चेंज करा और हम गए लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे क्या हुआ, हमारे देश में तरक्की आनी शुरू हुई, डेवलप हुआ, पर्सनल जो था हमारा किसी इंसान का वो बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो 1991 में वो पॉलिसी लॉन्च हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी या न्यू इकोनॉमी प्लान। फिर LQP रिफर्स टू, LQP किस पे स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिससे हम आज तक चलते आए थे, वो है हमारा लाइसेंस कोटा परमिट, कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कुछ भी काम करने से पहले, तो उसको बोलते हैं हम लाइसेंस कोटा परमिट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला LPG को किससे रिफर करा, फिर हमने LQP पे चल रहे थे तो हम LPG पे गए, तो LPG पे हमने किस पे परमिट करा, तो इस पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत टिक करिए ना, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन हमारा स्टैंड करता है कि हमने सबको फ्री कर दिया, अब आप फ्रीली अपना काम कीजिए, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल वापस ले लिया, कि हमारा सिर्फ इतना रोल है कि आप सिर्फ हमारे नॉर्म्स के हिसाब से चलेंगे, और नॉर्म्स कैसी थी कि किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री का बिल्कुल सेक्टर अलग कर दिया, इंडस्ट्री आप वहां लगाइए, पैसा कमाइए, हमारे को सिर्फ टैक्स दीजिए, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कर दीजिए, और ग्लोबलाइजेशन मतलब कहीं पे भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में परमिशन लेकर, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज, लिबरलाइजेशन किस चीज पे वो करा, इम्प्लाइज करती है, तो वो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। मैंने जो बताया अभी आपको कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को वापस ले लिया ना उन्होंने, गवर्नमेंट ने, तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या नाम है कि रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल, हमने जो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको हमने कम कर दिया। फिर इससे अगला क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से 2 सेक्टर थे, नेम टू सेक्टर विच इज नॉट इन्वॉल्व इन LPG, कौन से 2 सेक्टर थे जिन्हें क्या नाम है उसके अंदर नहीं डाला गया, LPG में नहीं डाला गया, वो आज भी LQP से ही चल रहे हैं। तो वो 2 सेक्टर हैं, रेलवे एंड डिफेंस, ये 2 सेक्टर कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए रेलवे एंड डिफेंस वो 2 सेक्टर थे जिन्हें LPG में नहीं रखा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, द पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन एन इकोनॉमी आर, हमारे कौन से पैरामीटर को लेकर हमने इकोनॉमी को चेंज करा, तो वो कौन से पैरामीटर थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरी कंट्री की स्टेप, पहले तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाए और एडजस्ट हो जाए, मतलब अगर केक के पास नहीं है तो वो दूसरों को देने लायक बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मतलब होता है एडजस्टमेंट, की एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चले, ठीक है। तो किस पे करा हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन एंड एडजस्टमेंट। अब वेट कीजिए, 4 क्वेश्चन रह गए इसके, वो करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लास्ट 4 क्वेश्चन पे हैं इस वीडियो के, तो लास्ट हमारा 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं कि अ कट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर, वो कौन सा पॉइंट है जो सा पुअर और नॉन पुअर को इंडिकेट करता है, वो नंबर ऑफ दोज हु आर
तो वो कौन सा पॉइंट है? तो वो पॉइंट है हमारा एब्सोल्यूट पुअर और बिलो पॉवर्टी लाइन। ये दो चीजें हैं। एब्सोल्यूट पुअर जो से अपने रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों का गुजारा एक टाइम पे नहीं कर पाते, वो होते हैं एब्सोल्यूट पुअर। और बिलो पॉवर्टी लाइन होती है हमारी, एक लाइन बना देते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम जिसकी इतनी है, इससे कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आता है, गरीबी के अंडर में आता है। तो वो चीजें इसके अंदर रहती है, ठीक है। फिर इन इंडिया एब्सोल्यूट पुअर इज मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ, इंडिया के अंदर कैसे हम एब्सोल्यूट पुअर को पता करते हैं? तो वो हम कैसे पता करते हैं? पॉवर्टी लाइन के थ्रू, ठीक है। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए जाते हैं वो एब्सोल्यूट पुअर होते हैं, ठीक है। तो वही एब्सोल्यूट पुअर और बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो सा मेंशन हम किससे मेजर करते हैं? पॉवर्टी लाइन से हम मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? क्या रीजन है इंडिया का, इंडिया में पॉवर्टी का? इंडिया में पॉवर्टी का रीजन क्या है? तो सबसे बड़े रीजन, 3 रीजन मैंने ढूंढे हैं, आपको इनमें से कोई भी मिल जाएगा। और अगर तीनों पे ऑल ऑफ दिस लगा के आ जाना। तो क्या रीजन है? लो रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे किसी इंसान की ग्रोथ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। कोई इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो बड़ी स्लोली उसको टाइम लगता है। इन्फ्लेशन होती है महंगाई यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनकम कम है, महंगाई ज्यादा है। अब इनकम क्यों कम है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, इस चक्कर में कोई इंसान अगर कैपेबल है 10,000 का काम करने के लिए तो उसको 5 से 6,000 रुपए सैलरी मिलती है, आधी सैलरी मिलती है उसको। क्यों मिलती है उसको आधी? क्योंकि उसकी जगह कई सारे जने ऐसे हैं जो उससे भी कम में काम कर लेंगे, आधी से भी कम में काम कर लेंगे, ओके। तो इन्फ्लेशन। फिर एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है उसका सही तरीके से यूटिलाइज ना करना, ठीक है, वो। फिर जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का वो है द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन। वो कौन से पीपल हैं जो उनसे, उनको क्या कहते हैं? जो से पीपल कभी भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर गए ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अमीर होते हैं फिर गरीब हो जाते हैं, या मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं वो गरीब हो जाते हैं ड्यू टू कुछ भी रीजन हो जाता है और फिर ऊपर चले जाते हैं। बट वो कौन से लोग हैं जो उनसे कभी ऊपर गए नहीं है? उनको बोलते हैं हम क्रॉनिक पुअर, जो कभी भी नहीं जा पाते, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो HNB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके टाइम पे आए तो प्लीज इस वीडियो को प्यार दीजिए, प्यार मेरे को दिखना चाहिए। मैं नेक्स्ट 40 जैसे मैंने अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस 150 सब्सक्राइबर होते मैंने ये वीडियो बना लिया और उसको अपलोड 150 सब्सक्राइबर हुए थे, अभी भी शायद इतने ही है तो मैंने वीडियो बना दी है। अब आपके ऊपर है कि आप जैसे ही इसको थोड़ा सा प्यार देंगे, मेरे को लगेगा कि मेरे को प्यार मिल रहा है, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो सिर्फ नेक्स्ट मेरे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनसे आपने अगर उनको कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और आपको कुछ नहीं जा रहा है वीडियो को प्यार देने में, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बस और कुछ नहीं है। आपका फायदा बस आपको मैंने क्या करा है, आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, गवर्नमेंट ने जो आपके साथ नाइंसाफी करी है कोरोना के टाइम पे, उनको मैंने बचाया है। तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।